आज हमारे बीच भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री मुकुल कानितकर जी उपलब्ध हैं। आप झारखंड प्रवास पर हैं, आपका स्वागत है मुकुल जी। और अभी हम मुकुल जी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में एक जाने माने नाम है भारतवर्ष में। तो मुकुल जी, मैं चाहूँगा कि आपका ये झारखंड प्रवास किस प्रयोजन से था, कौन सा प्रयोजन था जिसके कारण आप झारखंड में आए हैं? संगठनात्मक प्रवास था। झारखंड में भारतीय शिक्षण मंडल की समिति को लेकर के चर्चाएं करनी थी और एक विषय जो अभी चल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 29 जुलाई 2020 को, उसके क्रियान्वयन को लेकर के एक बृहद योजना भारतीय शिक्षण मंडल ने बनाई है, खास करके शिक्षकों के जागरण हेतु। उस योजना पर चर्चा करने के लिए आज हमने झारखंड में बैठक की। आपने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे में भारतीय शिक्षा की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए आपकी दृष्टि में? जो हमारी शिक्षा है उसका एक बहुत वैज्ञानिक स्वरूप भारत में विकसित हुआ। प्रत्येक मनुष्य जो भी जन्म लेता है उसको अपने जीवन काल में ही संपूर्ण विकास के अवसर मिले और वह जहां है वहां से सर्वोत्तम योगदान कर सके, ऐसी शिक्षा व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और उस शिक्षा में से निर्माण होने वाला समाज परस्परावलंबी, आत्मनिर्भर और एक दूसरे को सहयोग करने वाला हो, ऐसे राष्ट्र की कल्पना इस देश में ऋषियों ने की जो त्याग पर आधारित है। इसलिए केवल व्यक्तिगत विकास ही नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास, इन तीनों स्तरों पर और उससे भी आगे बढ़ करके पूरी सृष्टि का, यानी पर्यावरण जिसको आजकल शब्द प्रयोग करते हैं, पूरी सृष्टि के कल्याण की कामना करने वाला यह देश है। तो ऐसा जीवन जीने में समर्थ व्यक्ति का निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्थ व्यक्ति का निर्माण, ये शिक्षा का स्वरूप होने की आवश्यकता है। उसके लिए अत्यंत विकेंद्रीकृत, शासन मुक्त, समाज पोषित ऐसी शिक्षा नीति और शिक्षा की रचना भारत में हजारों हजार वर्षों से थी। पिछले 185 वर्षों में कुछ उसमें विराम सा आया 1835 के बाद में, जब शासन केंद्रित शिक्षा व्यवस्था हो गई, सरकार के हाथ में नियंत्रण चला गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अपेक्षा है कि वो 185 वर्ष का शीर्षासन ठीक हो जाएगा और भारत की शिक्षा फिर से भारतीय शिक्षा बनेगी। आपके कहने का मतलब है कि शिक्षा का जो पुरातन स्वरूप है वो नूतन शिक्षा पद्धति में वही पुरातन व्यवस्था आएगी, ऐसा आपका विश्वास है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आप कहाँ तक सहमत हैं? हम उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने पुरातन शब्द प्रयोग किया, किंतु भारत के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो सनातन है, यानी काल से परे है। इसलिए नित्य नूतन चिर पुरातन, चिर पुरातन होते हुए भी सतत नवीनीकरण यह देश करते रहा, युगानुकूल करते रहा हर बात को। इसलिए हमारे यहाँ युग धर्म की संकल्पना है, सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में लागू करो। तो यही बात इस शिक्षा नीति में हमको दिखाई देती है। पूरे 66 पृष्ठ जो अंग्रेजी में शिक्षा नीति का जो अभिलेख है, डॉक्यूमेंट है, उन 66 पृष्ठों में पूरी भाषा अत्यंत आधुनिक, समयानुकूल, युगानुकूल भाषा है, किंतु संकल्पनाएं पूरी की पूरी वही सनातन हमारी संकल्पनाएं शिक्षा की है, जिनका आज के युग में कैसे परिपालन किया जाए वह शिक्षा नीति हमारे सामने रखती है। जैसे मैंने अभी शिक्षा के उद्देश्य की समग्रता रखी, यह शिक्षा नीति भी शिक्षा के उद्देश्य की वही समग्रता रखती है। लचीलेपन, स्वायत्तता, ये जो भारतीय शिक्षा पद्धति की विशेषताएं थी कि विषय का अभिरुचि के अनुसार चयन करने की व्यवस्था, अध्येता को अध्ययन केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था, ये जो एक भारतीय संस्कृति में शिक्षा की जो एक तत्व है, जो हजारों हजार वर्षों से इस देश में आज भी लागू हो रहे हैं, उन्हें पुनः एक बार शिक्षा व्यवस्था में लागू करने का काम यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति करेगी, ऐसी अपेक्षा है। इसलिए 29 जुलाई 2020 को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश के सामने रखी गई,
उसका सारा देश ही स्वागत कर रहा है, और जो विरोधी है वो भी केवल इतना ही कह पा रहे कि इसको लागू कैसे करोगे, इतनी अच्छी बना दी है, इम्प्लीमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इतनी अच्छी शिक्षा नीति बन करके हमारे सामने आई। तो इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से दासता की शिक्षा पद्धति से भारतीयों को मुक्ति मिलेगी क्या? इससे ऐसे समस्त बीज उस शिक्षा नीति में विद्यमान है, पर बीज का अंकुरण होकर के पल्लवन, पुष्पन और फलन होने के लिए जो सींचना पड़ेगा वो तो शिक्षकों को सींचना पड़ेगा। मैं शिक्षकों से आह्वान करता हूं कि ऋषियों की तपस्या से यह शिक्षा नीति बनी है। न भूतो न भविष्यति ऐसा विमर्श हुआ। 5 वर्ष तक देश के 2.5 लाख गांवों में से लगभग 35 करोड़ लोगों के साथ शिक्षा नीति बनाने में चर्चा हुई। विश्व के किसी भी देश में किसी भी नीति के निर्माण में इतना बड़ा सहभाग आज तक नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, और उसके बाद जो इतना बड़ी सामग्री आई थी लोगों के मतों के भी रूप में, उस सामग्री का अध्ययन करके उसमें से ये 66 पृष्ठ का मक्खन नवनीत निकालना, इसका काम जिस समिति ने किया वो ऋषियों की समिति थी। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन साक्षात ऋषि है। आज सायणाचार्य होते, गौतम मुनि होते तो कैसे होते, ये देखना है तो मेरा सौभाग्य रहा कि शिक्षा नीति के कार्य में उनके साथ में काम करते हुए गत 2 वर्षों में कई बार उनके साथ मिलने का अवसर मिला। तो ऋषि रहे होंगे तो कैसे रहे होंगे ये साक्षात सामने दिखाई देता है। M.K. श्रीधर जी उनके साथ में जिन्होंने कंधे से कंधा लगा करके काम किया, प्रोफेसर कट्टीमणि, वसुधा कामत, सारे ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध ऐसे ऋषि। सबसे बड़ा नाम जिसका बताना चाहिए, वैसे तो सारे दसों लोग ऐसे ही थे, लेकिन जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत और त्याग किया वो मंजूर भार्गव, अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। 29 वर्ष की आयु में विश्व का सबसे बड़ा, जिसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, वह फील्ड्स मेडल जिसको प्राप्त हुआ, वो अपनी भारत माता की सेवा के लिए अपने विश्वविद्यालय से, प्रिंसटन विश्वविद्यालय से 2 वर्ष की छुट्टी लेकर के, अध्ययन अवकाश सैबेटिकल लेकर के आते हैं, और पूरे तन मन धन लगा करके पूरा 24 घंटे शिक्षा नीति के एक एक शब्द को लिखते हैं। तो ये ऋषियों के तपस से निकली हुई नीति है। इसको लागू भी तभी किया जा सकेगा जब हम सब लोग ऋषि बन करके इसको लागू करेंगे। इसलिए अपने अंदर के ऋषित्व को जागरण करेंगे तो दासता से मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैसे तो 34 वर्ष बाद आई शिक्षा नीति, 1986 में आई थी, उसके बाद अब आई। तो लोग कह रहे 34 वर्ष बाद, मैं कह रहा हूँ 185 वर्ष बाद आई है, क्योंकि 1835 में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा का जो कानून बनाया गया, उसके बाद जो अंधकार इस देश में छाया था उसको दूर करने के बीज इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। बीज है, अंकुरण करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि भारतवर्ष विविध भाषाओं का, स्थानीय भाषाओं का केंद्र है। कई भाषाएं, कई बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे में भारतीय स्थानीय भाषा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम है क्या? हमको थोड़ा सा तथ्यों को देखना चाहिए। आज विश्व में आज के ही परिमाणों से देख लो, जिसको GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उस सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर सारे विश्व में जो 20 श्रीमंत देश है जिनकी GDP सर्वाधिक है, अमेरिका की सर्वाधिक है लगभग 21 खरब डॉलर की। उसके बाद चीन आता है, जापान आता है, ताइवान आता है, भारत, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, करते करते आप ऊपर के 20 देश ले लीजिए तो आप पाएंगे कि वो सारे देश अपनी मातृभाषा में उच्च शिक्षा देते हैं। जर्मनी में अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं होती, रशिया में अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं होती, चाइना में अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं होती, पोलैंड में पोलिश में पढ़ाई होती है। लिथुआनिया आपके रांची जिले से भी कम जिसकी जनसंख्या है, जिसकी भाषा बोलने वालों की संख्या कुछ लाख भी नहीं है, कुछ हजार है। वहाँ की उच्च शिक्षा, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे अभियांत्रिकी हो, लिथुआनियन भाषा में होती है। यूक्रेन है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, छोटे छोटे देश। हमारे देश के कई जिले उनसे बड़े हैं भौगोलिक रूप से भी, जनसंख्या के रूप में। वो देश अपनी भाषा में और शिक्षा देकर के समृद्ध हुए। इजराइल देखिए, इतना सा देश है, कुछ लाख की आबादी है,
और इतना समर्थ राष्ट्र हुआ, हिब्रू में शिक्षा देता है। जिस समय 1948 में हिब्रू में उन्होंने सारी बोलचाल और सारा राजकाज करने का तय किया, केवल 8 लोग हिब्रू जानते थे, 8। और आज सारा विश्व हिब्रू को सीखना चाहता है क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी जानता है। इसलिए भारत के पास तो बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी छोटी से छोटी भाषा को बोलने वाले लाखों लोग हैं, इसलिए उस भाषा में शिक्षा देना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल हमने अपनी दासता को ओढ़े रखा है। और जो मैंने कहा टॉप 20 जीडीपी ले लीजिए, नीचे सबसे गरीब 10 देश ले लीजिए जीडीपी के आधार पर, रवांडा, नामीबिया, सोमालिया, सीरिया, ये सारे देश वो है जहां अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा होती है। तो गरीब बनाना चाहते हो भारत को तो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दो, भारत को विश्व का नंबर बनाना चाहते हो तो अपनी अपनी भाषा में शिक्षा दो। सीधी सी बात है। हम तो बहुत ज्यादा भावनात्मक सांस्कृतिक गणित की भी बात नहीं करते, शुद्ध अर्थशास्त्र की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। यदि भारत को अर्थशास्त्र के रूप में भी विश्व की सबसे बड़ी यदि शक्ति, महाशक्ति बनना है तो उसको अपनी भाषा में ही सिखाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आजकल युवा शिक्षा को रोजगार से जोड़ते हैं, तो क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को रोजगार परक देने में सक्षम है, रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है? क्या है, अर्थायाम जिसको शब्द प्रयोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था, उस अर्थायाम की तरफ देखने की दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। 185 वर्ष पूर्व 1835 में इस देश में जो शिक्षा नीति आई, वो शिक्षा नीति नौकर बनाने वाली शिक्षा नीति थी। और इसलिए रोजगार शब्द का अर्थ केवल यदि नौकरी आप लेकर के चल रहे हो तो उसी से नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दृष्टि को बदलने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोजगार को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का प्रयत्न कर रही है। और उस अर्थ में मैं कहूंगा कि ये पहली शिक्षा नीति है जो सच्चे अर्थ में रोजगार उन्मुखी शिक्षा नीति। 135-140 करोड़ के देश में आप सबको नौकरी नहीं दे सकते, इसलिए नौकरी के आधार पर रोजगार का विचार ही गलत है। उसी से नुकसान हुआ है। सारे विश्व की अर्थव्यवस्था उससे गड़बड़ हो रही है, भारत की भी हो रही है। रोजगार बनाने वाले लोग तैयार करने पड़ेंगे। इसलिए यह शिक्षा नीति का जो रुख है, इस शिक्षा नीति का जो दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण ऐसा दिखाई देता है, डोंट बी ए जॉब सीकर, बी अ जॉब गिवर। नौकरी मांगने वाले बनने की जगह नौकरी देने वाले बनिए। तो इसलिए रोजगार में स्वरोजगार भी आ गया, रोजगार में उद्यम भी आ गया, रोजगार में दूसरे को उत्पादक बनाने वाली क्षमता भी आ गई। ये यदि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य लेकर के हम चलते तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सच्चे अर्थ में सभी के मन में आत्मविश्वास पैदा करेगी और रोजगार से भी बड़ी अर्थकरी नीति के रूप में यह सामने आएगी। आपके कहने का आशय है कि व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया सशक्त होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से? जी, हमारे यहाँ पर शिक्षा के विद्या को 3 अर्थों में लिया जाता है। सबसे उच्च उसका उद्देश्य होता है मुक्तकरी विद्या, सा विद्या या विमुक्त है। किंतु मुक्तकरी मतलब केवल आध्यात्मिक मुक्ति की बात नहीं है। जो बंधन है उससे मुक्त होना है, अज्ञान का बंधन है तो उससे मुक्त होना है, गरीबी का बंधन है तो उससे मुक्त होना है। तो मुक्तकरी कैसे होगी? तो फिर ऋषि ने कहा उसके लिए उसको युक्तकरी होना पड़ेगा। युक्तकरी यानी योग्य बनाने वाले होना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति युक्त बने, योग्य बने, और वो युक्त होगा, समर्थ होगा तो वो उत्पादक भी होगा, अर्जन करने वाला भी बनेगा। तो उस अर्थ में शिक्षा नीति अर्थकरी भी होगी। तो मुक्तकरी, युक्तकरी, अर्थकरी, ऐसी शिक्षा नीति भारत की आवश्यकता है, जो इस शिक्षा नीति में इन तीनों के बीज हमको दिखाई देते हैं। इसलिए वो उत्पादक दृष्टि लेकर के काम करने वाली शिक्षा नीति ये बनेगी, ऐसा भविष्य दिखाई देता है। 5 वर्ष तक यदि परिश्रम करेंगे तो ये इसके फल दिखाई देने लगेंगे प्रत्यक्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति लोग भ्रम फैला रहे हैं, यह शिक्षा नीति भ्रामक है और जटिल है, इस पे आपका क्या कहना है? अब कुछ मिलता नहीं है तब ऐसी बातें करते हैं। ये शिक्षा नीति सारे भ्रमों को दूर करने का प्रयत्न करती है, इसलिए उसको भ्रामक कहना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जटिलता भी नहीं है, बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छी अच्छी बातें इस शिक्षा नीति में कही गई है। बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया गया है।
वास्तविकता में तथाकथित रूप से अपने आप को विद्वान कहने वाले जो एकेडमिशियन है, उनको समस्या ये है कि जो उनका सामान्य रूप से आजकल जिसको जार्गन कहते हैं, शब्द प्रयोग वो करते हैं बड़े बड़े, वो शब्द प्रयोग इस शिक्षा नीति में नहीं है। बहुत सरल है, कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा, सामान्य अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति यदि इसको पढ़ेगा तो उसको क्या कहना चाह रही शिक्षा नीति है तुरंत समझ में आ जाएगा। इसलिए जटिलता का भी आरोप ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है ये कुछ मिलता नहीं है ना, तथ्य नहीं मिलते हैं, तब इस प्रकार के आरोप लगाने की बातें होती है। विरोध के लिए विरोध करने वाले लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं समाज में जाता हूँ, सारे देश में भ्रमण करता हूँ और जनसामान्य में बात करते हैं तो उद्योगपतियों में, व्यापारियों में, समाज के प्रोफेशनल्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इस प्रकार के प्रोफेशनल हैं, शिक्षकों में बहुत बड़ा उत्साह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, और सबके मन में आशा है कि कुछ बदलेगा, और इसलिए बड़ी अपेक्षा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरफ देखा जा रहा है। आप जानते हैं कि पूरा विश्व तकनीक की ओर बढ़ रहा है, तो क्या यह नीति विश्व तकनीक के दौर में हमें सहभागी बना पाएगी? तकनीक तो जीवन का अविभाज्य अंग बन रहा है, इसलिए तकनीक से परे तो कुछ हो नहीं सकता। पर तकनीक हमेशा दुधारी तलवार जैसी होती है। टेक्नोलॉजी जो होती है उसके इट इज ए डबल एज स्वॉर्ड। वो खुद के लिए साधन भी बन सकती है और बाधक भी बन सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ करके और बहुत विवेकपूर्ण तरीके से इसका तकनीक का उपयोग करना चाहिए। अभी जैसे कोरोना की इस संकट की घड़ी में ऑनलाइन कक्षाएं बहुत होने लगी, तो लोगों को लगा कि ये तो अब तो शिक्षक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब तो आप ऑनलाइन जाकर के कोर्स पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों में समझ में आया कि इसमें पूरी बात नहीं होती है। फेस टू फेस क्लास तो चाहिए, आमने सामने प्रत्यक्ष कक्षा भी आवश्यक है। तो विवेकपूर्ण उपयोग यदि तकनीक का हो तो वो साधक हो सकती है, अविवेक हो जाने से बाधक होती है। ये सीधी सी बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरा का पूरा एक अध्याय तकनीक के उपयोग के ऊपर दिया है। शिक्षा में तकनीक के उपयोग के ऊपर एक पूरा अध्याय दिया है, और उसका मूल भाव ये है जो मैंने बताया कि विवेकपूर्ण तकनीक का उपयोग सकारात्मक बातों के लिए, दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा को पहुंचाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए, किंतु अति करके नहीं चलेगा। शिक्षक का पर्याय तकनीक नहीं हो सकती। मोबाइल शिक्षक का पर्याय नहीं हो सकता। शिक्षक ही संस्कार दे सकता है। आपके कहने का मतलब है कि इंडिया और भारत आपस में परस्पर होने वाले हैं शिक्षा नीति से, आपको क्या लगता है? मैं तो इस प्रकार के विभाजन को भ्रामक मानता हूँ। ऐसा कोई विभाजन है नहीं। वास्तविकता में व्यवस्था और समाज के बीच में जो भेद है उसको दूर करने की आवश्यकता है। समाज जिस ढंग से सोचता है, व्यवस्था उस ढंग से नहीं सोचती। इसका कारण है व्यवस्था अभी भी उस ब्रिटिश, उस अर्थ में आप उसको इंडिया कह रहे तो अलग बात है, ब्रिटिश उस परिवेश में ही चलती है, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो तो इसलिए घर में जो न्यायाधीश पूजा कर रहा है वो वहां बैठ करके और उस व्यासपीठ पर बैठने के बाद राम के प्रूफ दो बोलता है। ये जो एक समाज में और व्यवस्था में जो भेद निर्माण हो गया है, बिल्कुल लगभग 180 डिग्री का भेद है। हर छोटी छोटी बात में मैं बता सकता हूँ। वो दूर करने का काम ये शिक्षा नीति कर सकती है, क्योंकि ये भेद का मूल जो है वह शिक्षा में। शिक्षा जो एक औपनिवेशिक मानसिकता को, कॉलोनाइज्ड माइंड को तैयार कर रही है पिछले 70 वर्षों में, जिसको संभवतः आप इंडिया करके संबोधित कर रहे होंगे, तो वो जाकर के व्यवस्थाओं को चलाती है। इसलिए वो व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जीवन अलग रखता है और प्रोफेशनल जीवन अलग रखता है। उसको लगता है कि भगवान को मानना और राम की पूजा करना मेरे व्यक्तिगत काम है, लेकिन प्रोफेशनली तो मैं जाकर के प्रश्न खड़े करता रहूंगा। ये जो बात है इसको दूर करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक धार्मिक मान्यताओं को व्यवस्था का अंग बनाने की आवश्यकता है। वो काम ये शिक्षा नीति करेगी। अब मेरा ये अंतिम प्रश्न है, इसका मतलब कि हम यह समझें कि भारत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इस शिक्षा नीति से भारत उदय के साथ खड़ा हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
स्वतंत्र यह शब्द है जिसमें दो शब्द आते हैं, स्व और तंत्र। जब तक स्व का तंत्र नहीं होगा, अपनी स्वयं की सिस्टम नहीं होगी, तब तक सच्चे अर्थ में स्वातंत्र्य नहीं आ सकता। तो इसलिए जो भारत उदय है, ये भारत उदय वास्तविकता में सच्ची भारतीय स्वतंत्रता है। 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता तो हमने प्राप्त कर ली थी, 75 वर्ष उसको पूर्ण होने जा रहे हैं। थोड़ा सा और मैं जोड़ूंगा इसमें कि हम स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, उसको साकार करने में नजदीक पहुंचे हैं, ऐसा लगता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल। तो 75 वर्षों बाद जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वातंत्र्य की अपेक्षा और प्रतीक्षा थी, वो पूरा करने के बीज, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, उसके सूत्र, उसके बीज, उसके संकेत इस नीति में है। नीति शब्द ही आता है नी नयति धातु से, ये ले जा सकती है, इसमें वो क्षमता है कि उस ओर हमको ले जा सकती है। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और उससे पूर्व के भी हमारे समस्त ऋषियों के स्वप्नों को साकार करने की क्षमता वाला समाज निर्माण करने के बीज इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। आनंद का विषय ये है कि सबसे बड़ी बाधा जो होता है शासन, शासन का मानस बहुत सकारात्मक है और वो इसमें लग गया है। जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या प्रावधान शिक्षा नीति में है। शिक्षा नीति 29 जुलाई को घोषित होती है और फरवरी माह में दिए गए बजट में एनआरएफ के लिए 200 करोड़ रुपए का सैंक्शन अर्थमंत्री करती है, निर्मला सीतारामन जी। यानी शासन एक कदम आगे बढ़कर के शिक्षा नीति को क्रियान्वित करना चाह रहा है। इसलिए ये सारे बीज अंकुरित होंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा हम लोग कर सकते हैं। और आने वाले 5-10 वर्षों में भारत को सच्चे अर्थ में हमारे सभी हुतात्माओं के, बलिदानियों के, वीरों के, ऋषियों के सपनों को साकार करने वाला भारत हम बना सकते हैं। केवल उसके लिए हम सबको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, खास करके शिक्षकों को, शिक्षाविदों को और सभी भारतवासियों को जागृत करना पड़ेगा अपने अंदर के ऋषित्व को और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी, आपने एक बहुमूल्य समय हमें दिया। हमारे बीच भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय मुकुल कानितकर जी उपस्थित थे। आपने उनका साक्षात्कार सुना और मैं मुकुल जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया।